हेलो एवरीवन। वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आपका इस क्लास में। यस, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। बरसात हो रही है आपके वहाँ? यस, इंजॉइंग द रेन्स। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं एक बार आपके कमेंट्स पढ़ रही थी तो उसमें मैंने देखा कि कुछ लोग बोल रहे कि एनसीईआरटी आप रीड करा कीजिए। बेटा, एनसीईआरटी रीड करने से यहाँ पे मुझे कोई मतलब फ़ायदा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के अलावा जो भी नीट के लिए इम्पोर्टेंट है एक्स्ट्रा, वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी को मैं यहाँ पे आपको रीड करवाऊंगी। इससे बेहतर होगा कि आप घर पे एनसीईआरटी रीड कीजिए। ठीक है, जिससे आपका रिवीजन होगा, उसके डायग्राम्स अच्छे से देखिए। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ मैं जो पढ़ा रही हूँ आप उसको अच्छे से सुनिए, नोट्स को कंप्लीट कीजिए, घर जाके एक बार एनसीईआरटी को रीडिंग मार लीजिए। क्योंकि मैं जो पढ़ा रही हूँ उसमें पूरा एनसीईआरटी कवर करती हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में जो है वो तो अपन लेते ही हैं, वो तो अपन पढ़ते ही हैं। उसके अलावा जो नीट के लिए रिक्वायर्ड है वो भी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको यहाँ पे सब कुछ दे सकूँ। ठीक है बेटा, सो दैट वाज द क्रक्स। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द क्लास। ठीक है, तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं आपको अगेन पता ही है कि अपना प्लांट किंगडम चल रहा है और ये लेक्चर 4 है प्लांट किंगडम का, जिसमें आज अपन पढ़ने वाले हैं मॉसेस के बारे में और उसके बाद हम टेरिडोफाइट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन रिकॉल कर लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने, बताइए? लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा ब्रायोफाइट्स के बारे में, है ना? तो ब्रायोफाइट्स अपन ने क्या देखा था कि वो प्रथम स्थलीय पादप हैं। ठीक है, इससे पहले जो हमने थैलोफाइट्स देखे थे वो मेनली जलीय थे। उसके बाद ये लोग थे, ये प्लांट्स थे जो स्थल पे, लैंड पे आए। ठीक है, इनमें कुछ जलीय पादपों जैसी चीज़ें पाई जाती, जैसे एयर कैनल्स हो गए, है ना? इनके भी युग्मकों में आपको फ्लैजेला मिलेगा, है ना? गतिशील होंगे। तो ये कुछ चीज़ें बताती है कि ये जलीय पादपों से ही इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, सेकेंड थिंग अपन ने क्या देखी थी, ये प्रथम भ्रूणीय पादप है। सबसे पहले एम्ब्रियो का बनना कहाँ स्टार्ट हुआ? इन प्लांट्स के अंदर बनना शुरू हुआ। इनसे पहले जो थैलोफाइट्स थे, क्या उनमें एम्ब्रियो होता था? नहीं होता था उनके अंदर एम्ब्रियो, बिकॉज उसमें जाइगोट में ही मियोसिस हो जाता था। ठीक है, पर इनके अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ। फिर अपन ने देखा इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लैंड पे तो आ गए, पर अगेन निषेचन के लिए इनको वाटर की ज़रूरत थी। ये बिल्कुल पानी से अलग अभी नहीं हो पाए थे, पानी पे डिपेंडेंट थे। ठीक है, उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट थिंग, जिसको एक और टर्म अपन ने देखती है, शियोफाइट्स। दैट इज ये छाया प्रिय होते हैं। जनरली पानी के ही आसपास छाया वाले एरियाज में आपको ये उगते हुए दिखते हैं। ठीक है, ये सब अपन ने देखा था। फिर अपन ने देखा था कि इसकी मुख्य पादप बॉडी कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है ना? युग्मकोद्भिद जो है वो इसका मेन प्लांट बॉडी है, दैट इज हैप्लॉइड। ठीक है, अगुणित होती है जो मेन प्लांट बॉडी होती है। याद है आपको? ठीक है, तो युग्मकोद्भिद होता है। अब इसके अंदर अपन ने ये भी देखा था कि इनमें बेसिकली ये इनकी संरचना भी थैलस जैसी ही है, पर थैलस थोड़ा डेवलप्ड है क्योंकि इसमें आपको जड़ के समान और तने के समान, पत्तियों के समान संरचनाएं देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जो जड़ समान संरचना जैसे राइजोइड्स, है ना? राइजोइड्स जो है वो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। कौन बताएगा मुझे एक कोशिकीय राइजोइड्स किस में और बहुकोशिकीय राइजोइड्स किस में? एक कोशिकीय राइजोइड्स आपको लिवरवर्ट्स में मिलते हैं, बहुकोशिकीय राइजोइड्स आपको किस में मिलेंगे? मॉसिस के अंदर। ठीक है, ये याद रखिएगा। इनके बॉडी पे आपको स्केल्स, बेसिकली थैलस पे आपको स्केल्स भी मिलते हैं ऊपर की तरफ। ठीक है, ये अपन ने देखा था इनके अंदर। उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा इनके अंदर? जनन के बारे में पढ़ा। जनन में अपन ने क्या देखा? अच्छा, मेनली अपन ने ये भी देखा था कि इनकी जो थैलस है वो पैरेन्काइमा टिश्यू का बना हुआ होता है। अब अपन ने ये देखा था कि ये लैंड पे तो आ गए थे, पर ये सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स नहीं थे। ठीक है, सफल नहीं थे ये स्थलीय पादप। क्यों नहीं थे? क्योंकि इनमें तीन चीजें नहीं थी। तीन चीजें क्या नहीं थी इनके अंदर? एक तो इनके अंदर मूल तंत्र नहीं था, रूट सिस्टम नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज क्या नहीं थी इनके अंदर? संवहन ऊतक नहीं था। ठीक है, वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे। और तीसरी चीज क्या नहीं थी इनके अंदर? बेसिकली इनको निषेचन के लिए जल की आवश्यकता थी, है ना?
तो ये 3 वजह से ये जो थे ये सक्सेसफुल नहीं थे एज लैंड प्लान्स। ठीक है, समझ में आया आपको? उसके बाद अपन ने इसमें देखा था अबाउट रिप्रोडक्शन, है ना। तो कायिक जनन तो विखंडन के द्वारा हो गया था। लैंगिक जनन की हमने बात की थी। तो लैंगिक जनन में आपको मैंने इनका जीवन चक्र मेनली आपको मैंने बताया था, याद है? क्या था इनका जीवन चक्र? अपन ने देखा था कि सबसे पहले ये स्टार्ट होगा युग्मकोद्भिद से, क्योंकि ये मेनली जो इनकी प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद से स्टार्ट हुआ, जिसपे बने क्या? नर जननांग बना, मादा जननांग बना। ठीक है, ये दोनों कैसे होंगे? मल्टी सेल्यूलर जैकेटेड होंगे, बहुकोशिकीय जैकेटेड होंगे। जो मादा जननांग है, आपको याद हो तो मैंने कहा था ये फ्लास्क शेप का होगा, जिसमें नेक होता है, वेंटर होता है और एक अंडा दैट इज अंड होता है जो अंदर यहाँ पे होता है, जो डेवलप होता है। ठीक है, दैट इज मादा युग्मक। ठीक है, इनके अंदर एंथ्रोजोइड्स बनेंगे, याद है आपको? एंथ्रोजोइड्स होंगे। कितने फ्लैजेला होते हैं एंथ्रोजोइड्स में? चलिए बताइए, कितने फ्लैजेला होंगे इनके अंदर? 2 फ्लैजेला होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 2 फ्लैजेला उसके अंदर होंगे। फिर क्या होगा? इनका निषेचन होगा। ठीक है, एग और एंथ्रोजोइड्स, फिर इनका फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा। कैसा निषेचन होगा? क्या पाया जाता है इनके अंदर? आइसोगैमी, एनाइसोगैमी या ऊगैमी? यस, वेरी गुड, इट इज ऊगैमी। और एंड ऑल्सो जोइडोगैमी, क्योंकि यहाँ पे जो नर युग्मक है वो मादा युग्मक के पास थ्रू वाटर पहुंच रहे हैं, पानी में तैर के पहुंच रहे हैं, इस वजह से जोइडोगैमी। अगर ट्यूब के थ्रू जा रहे होते तो क्या बोलते हैं अपन? जल्दी बताइए, अगर पॉलिन ट्यूब बन रही है और उसके थ्रू मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट तक पहुंच रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? साइफोनोगैमी। ठीक है, ये है जोइडोगैमी। ठीक है, फिर निषेचन हुआ, हमारा बना जाइगोट। ठीक है, युग्मनज बना, युग्मनज में डेवलपमेंट हुआ, बना भ्रूण, भ्रूण में डेवलपमेंट हुआ और क्या बनेगा बेटा? बीजाणुद्भिद, दैट इज स्पोरोफिटिक जेनरेशन आ गई अब। ठीक है, फिर अपन ने क्या देखा था? बीजाणुद्भिद में बनेंगे बीजाणु मात्र कोशिकाएं, स्पोर मदर सेल्स। ठीक है, इनमें क्या होगा? इनमें होगा मियोसिस, जिससे बनेंगे बीजाणु। अब बीजाणु युग्मकोद्भिद में प्रत्यक्ष हो सकता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, याद हो तो आपको। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट किस में होता है बेटा? लिवरवर्ट्स में, है ना। तो लिवरवर्ट्स में आपको प्रत्यक्ष डेवलपमेंट मिलेगा, या फिर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो सकता है, दैट इज बीजाणु अंकुरित होकर क्या बनाएगा? प्रोटोनेमा, प्रोटोनेमा पे होंगी बर्ड्स जो फिर युग्मकोद्भिद बनाएंगी। तो ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट ये आपको देखने को मिलता है मॉसेस में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है। बीजाणुद्भिद जो होता है उसके अंदर आपको क्या मिलता है? फुट, सीटा और कैप्सूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैप्सूल, ये सीटा, ये फुट होता है। ठीक है, इस तरीके का कुछ आपको बीजाणुद्भिद देखने को इसके अंदर मिलता है। याद है आप सबको ये चीजें? ठीक है, तो यही आपको याद रखनी है। ये मैंने रफ बनाया है, मैंने आपको कल अच्छे से इसको बना के दिखाया था, आई होप आप सबको याद हो। तो ये इनका जीवन चक्र है। ठीक है, गॉट इट, ग्रेट। अब अपन बात करते हैं, अपन ने पढ़ा था मेनली अबाउट लिवरवर्ट्स, है ना। मेनली अपन ने देखा 3 क्लासेस में ये डिवाइडेड है, हेपेटिकोप्सिडा, एंथ्रोसेरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा, पर अपन बात करेंगे सिर्फ 2 की, दैट इज हेपेटिकोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा। ठीक है, तो हेपेटिकोप्सिडा में आपके आते हैं लिवरवर्ट्स, और लिवरवर्ट्स जैसे कि नाम से अपने को लग रहा है, इसमें थैलस जो होता है वो यकृत के शेप का होगा, यकृत के आकार का होगा, चपटा होगा, डॉसी वेंट्रल होगा, डॉर्सल सरफेस अलग, वेंट्रल सरफेस की संरचना अलग। डॉर्सल सरफेस पे आपको स्केल्स मिलेंगे, वेंट्रल सरफेस पे आपको राइजोइड्स मिलेंगे जो कि एक कोशिकीय और अशाखित होते हैं। ठीक है, ये इनकी थैलस की संरचना हो गई। कुछ जो होते हैं बेसिकली कुछ लिवरवर्ट्स अपन बोलेंगे, उनमें पत्तियां भी हो सकती, पत्तियां नहीं, पत्तियों जैसी संरचना आप बोल सकते हो, और उसको अपन बोलते हैं एग्जाम्पल पोरेला, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पोरेला।
ठीक है, ये अपन ने लिवरवर्ट्स के बारे में देखा था। फिर अपन ने क्या देखा, उनमें कायिक जनन, तो कायिक जनन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, और जैमा कप, जैमा कप आपको याद रखना है वो किस में मिलता है, मर्केंशिया में। तो अपन ने ये देखा था जैमा जो होते हैं वो जैमा कप में डेवलप होते हैं। ये क्या होती हैं, ये हरी बहुकोशिकीय है ना, अलैंगिक कलिकाएं होती हैं, ये सेक्सुअल बड्स होती हैं जो जैमा कप में डेवलप होती हैं, और ये पूरा का पूरा पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाता है और नए थैलस में उग जाता है। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा किसके अंदर, मर्केंशिया में। ठीक है, यस। उसके बाद अपन ने क्या देखा था बेटा, अपन ने ये देखा था कि लैंगिक जनन की बात करें तो कुछ लिवरवर्ट्स मोनोएशियस हो सकते हैं, मतलब नर और मादा जननांग दोनों एक पे, जैसे कि हो गया अपना रिक्शिया। ठीक है, कुछ हो सकते हैं डायोशियस, जैसे हो गया हमारा मर्केंशिया। तो मर्केंशिया क्या है, डायोशियस है। ठीक है, इसमें मेल जननांग फीमेल जननांग अलग अलग थैलस पे होंगे, एंथरीडियम और आर्चिगोनियम अलग अलग उस पे होंगे। और आपको कैसे पहचान पाओगे आप फीमेल थैलस को, जो आर्चिगोनियम होगा उसमें कुछ आपको ऐसे ऊपर जो है वो पैटल जैसी संरचना दिखेगी, ऐसे ना पैटल्स जैसे दिखाई देंगी, उससे आप इसको पहचान सकते हो कि ये फीमेल थैलस है। और मैंने आपको बताया डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको आने चाहिए। ठीक है, तो मर्केंशिया जो है डायोशियस है, रिक्शिया है मोनोएशियस। ठीक है, उसके बाद अपन ने क्या देखा था कि इनका बीजाणुद्भिद, जैसे मैंने आपको बताया उसमें फुट सीटा कैप्सूल होता है, पर जो रिक्शिया है उसका कैप्सूल बेसिकली उसका जो स्पोरोफाइट है, रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है वो सिंपलेस्ट है। ठीक है, सिंपलेस्ट है बिकॉज इसके अंदर सिर्फ क्या होता है, कैप्सूल, सिर्फ कैप्सूल आपको देखने को मिलता है रिक्शिया के स्पोरोफाइट में। सो ये सिंपलेस्ट सरलतम आप स्पोरोफाइट जो है वो रिक्शिया का होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि ब्रायोफाइट्स जो हैं उनके अंदर जो बेसिकली स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, जो बीजाणुद्भिद है वो युग्मकोद्भिद पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब कितना डिपेंडेंट होता है, या तो वो पार्शियली डिपेंडेंट हो सकता है या वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो सकता है। अगर वो पूर्ण रूप से डिपेंडेंट है, मतलब खाने के लिए, पानी के लिए, आवास के लिए, सब चीज़ों के लिए, अगर बीजाणुद्भिद युग्मकोद्भिद पे डिपेंडेंट है तो ये किस में मिलता है, लिवरवर्ट्स में। ठीक है, मॉसिस के अंदर क्या होगा, मॉसिस में ये अपूर्ण रूप से डिपेंडेंट होगा, क्योंकि कैप्सूल जो है वो प्रकाश संश्लेषी होती है तो वो खाना खुद बना सकती है। ठीक है, तो वो किस के लिए डिपेंडेंट है गैमेटोफाइट पे, पानी और आवास के लिए। समझ में आया आपको, तो पूर्ण और अपूर्ण दो तरीके से ये डिपेंडेंट हो सकते हैं गैमेटोफाइट पे। ठीक है बेटा, तो ये सारा अपन ने देखा था ब्रायोफाइट्स और बेसिकली लिवरवर्ट्स में। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम स्टार्ट करेंगे अबाउट मॉसिस। ठीक है, जो दूसरी क्लास है ब्रायोफाइट्स की। ठीक है, तो ब्रायोप्सिडा और मस्काई या फिर मॉसिस। अब मॉसिस जो है बेसिकली इनके अंदर हम बात करें तो इनकी जो युग्मकोद्भिद है, अब इनमें ये भी ब्रायोफाइट्स हैं, इनका भी जो गैमेटोफाइट है युग्मकोद्भिद है वो प्राइमरी प्लांट बॉडी है ना। अब युग्मकोद्भिद में इसमें दो स्टेजेस आपको देखने को मिलती, क्योंकि अपन ने देखा था कि इसमें अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है ना। तो पहले क्या होगा, जो बीजाणु होंगे वो अंकुरित होके क्या बनाते हैं, प्रोटोनेमा। तो फर्स्ट स्टेज क्या हो जाती है आपकी, प्रोटोनेमा। ठीक है, अब प्रोटोनेमा क्या होती है, प्रोटोनेमा जो है वो हरा रंग का तंतुमय होता है। ठीक है, और विसर्पी होता है, दैट इज बेसिकली ग्राउंड के अलोंग, जमीन के अलोंग ही क्रीप करता है, विसर्पी है। ठीक है, सीधा नहीं खड़ा होता है, हरा तंतुमय होता है। ठीक है, ये होता है प्रोटोनेमा। अब प्रोटोनेमा पे फिर बड्स डेवलप होती हैं। ठीक है, कलिकाएं डेवलप होती हैं जो फिर अंकुरित होके क्या बनाएंगी, युग्मकोद्भिद। ठीक है, तो दूसरी अवस्था पत्ती की तरह होती है, जो प्रथम तंतु से पार्श्वीय कलिका के रूप में उत्पन्न होती है, लेटरल बड्स के रूप में उत्पन्न होती है। ठीक है, सो ये आपका जो है ये फिर गैमेटोफाइट बनता है जिसमें आपको पत्तियां दिख रही हैं, और ये जो पत्तियां होती हैं ये सर्पिलाकार में विन्यासित होती हैं। ठीक है, ऐसे सर्पिलाकार, सर्कुलर आपको दिख रहा है, हेलिकल, ऐसे ये विन्यासित होती हैं। गैमेटोफाइट में
पत्तियों का होना या पत्ती जैसी संरचनाओं का होना, ये एक यूनिक फीचर है मॉसेस का। ठीक है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, अब एंजियोस्पर्म्स की बात करें, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स में गैमेटोफाइट स्टेज क्या होती है आपकी? पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स पे कभी पत्तियां दिखती हैं आपको? नहीं दिखती है ना। तो ऐसे ही, इसीलिए अपन ये एक यूनिक फीचर है और आपको याद रखना है कि सिर्फ मॉसेस जो होते हैं उनके गैमेटोफाइट में आपको पत्ती जैसी संरचना देखने को मिल सकती है। गैमेटोफाइट में पत्तियों समान संरचना होना मॉस का एक विशेष लक्षण है, क्योंकि पादप जगत में किसी भी गैमेटोफाइट में पत्तियों समान संरचनाएं नहीं होती हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये याद रखना है। ठीक है, समझ में आया? तो इसका जो युग्मकोद्भिद है उसमें अपन ने 2 स्टेजेस देखी। फर्स्ट होती है प्रोटोनेमा स्टेज, बीजाणु अंकुरित होता है, प्रोटोनेमा बनाता है। प्रोटोनेमा पे जो लेटरल बड्स हैं फिर उनसे डेवलप होता है युग्मकोद्भिद। ये है आपका गैमेटोफाइट, जिसके अंदर आपको क्या दिख रही है? पत्ती समान संरचनाएं दिख रही हैं जो सर्पिलाकार में व्यवस्थित हैं, विन्यासित हैं। और आपको दिख रहे हैं राइजोइड्स। ये राइजोइड्स इनके अंदर कैसे होंगे? एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। एक कोशिकीय अपन ने देखे थे लिवरवर्ट्स में होते हैं, ठीक है। मॉसेस के अंदर कैसे होंगे? मॉसेस के अंदर जो राइजोइड्स होते हैं वो होते हैं बहुकोशिकीय शाखित। ठीक है, ये अपन याद रखेंगे, बहुकोशिकीय और शाखित। और फिर ऊपर आपको इसका स्पोरोफाइट दिख रहा है, कैप्सूल और सीटा, तो ये अटैच्ड है गैमेटोफाइट से। ठीक है, पर अपन ने क्या देखा था? इसका स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे किस तरीके से डिपेंडेंट होता है? अपूर्ण डिपेंडेंट है, इनकम्प्लीटली या पार्शियली डिपेंडेंट है, बिकॉज ये कैप्सूल जो है वो प्रकाश संश्लेषी होती है। ठीक है, ये खाना खुद बना सकती है अपना, इसलिए खाने के लिए ये डिपेंडेंट नहीं है। ये पानी और आवास के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है। समझ में आया आपको? तो ये है अबाउट इनके जो युग्मकोद्भिद है उनके बारे में। उसके बाद अपन आते हैं इनके जनन पे। तो जनन की बात करें तो जो कायिक जनन है वो बेसिकली इनका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू या फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा में मुकुलन या बडिंग के थ्रू बन जाता है, बड्स डेवलप होते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनेमा क्या होता है? देखो, जब बीजाणु अंकुरित होता है उससे प्रोटोनेमा बनता है। ये वाला जो प्रोटोनेमा बनाना, ये तो प्राथमिक प्रोटोनेमा है, प्राइमरी प्रोटोनेमा है जो बीजाणु के अंकुरन से बन रहा है। अगर इस प्रोटोनेमा पे जो बड्स डेवलप होती हैं उससे फिर से एक प्रोटोनेमा बनता है, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी प्रोटोनेमा। ठीक है, तो प्राइमरी प्रोटोनेमा तो क्या हुआ? जो बीजाणु के अंकुरन से बन रहा है, ठीक है। पर अगर बड से डेवलप हो रहा है तो अपन सेकेंडरी प्रोटोनेमा उसको बोलते हैं, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा में फिर बड्स डेवलप हो सकती हैं और कायिक जनन में ये हेल्प कर सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको? लैंगिक जनन की बात करें तो इनमें जो नर जननांग है वो मादा जननांग है, वो अलग अलग शाखाओं पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये जो है ये है स्फैग्नम। ठीक है, स्फैग्नम में आप देख रहे हैं ये है आर्चिगोनियल ब्रांच। आर्चिगोनिया मतलब स्त्रीधानी। ठीक है, और ये है एंथरीडिया, दैट इज पुंधानी। तो अलग अलग ब्रांचेस जो है ये पुंधानी और ये स्त्रीधानी, तो अलग अलग शाखाओं पे आपको नर जननांग और मादा जननांग देखने को मिल सकते हैं। किसके केस में? जैसे स्फैग्नम है उसके केस में आपको ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो था ये किसका डायग्राम था बेटा? ये है फ्यूनेरिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्यूनेरिया और ये हो गया स्फैग्नम। ठीक है, अब ये भी एनसीईआरटी के ही डायग्राम्स हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एनसीईआरटी के डायग्राम्स बिल्कुल बाय हार्ट पता होने चाहिए। ठीक है, उनकी लेबलिंग वगैरह, आइडेंटिफिकेशन, सब कुछ। ठीक है, तो ये अपन ने देखा इनके लैंगिक जनन में आपको दिख रही है कि अलग अलग ब्रांचेस पे हमें मेल जननांग और फीमेल जननांग देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मॉस की अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो मैंने जैसे आपको बताया ये पार्शियली डिपेंडेंट होता है, क्योंकि ये खाना
खुद बना सकता है, ठीक है, खाना जो है ये खुद बना सकता है, तो ये खाने के लिए डिपेंडेंट नहीं है, पर ये पानी के लिए डिपेंडेंट है। और किस चीज़ के लिए डिपेंडेंट है ये आवाज़ के लिए डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज, मॉस के स्पोरोफाइट में आपको परिमुख दंत, पेरिस्टोमल टीथ मिलते हैं। अब अपन ने क्या देखा था, अगर आपको याद हो तो लिवरवर्ट्स में मैंने आपको बताया कि कुछ कुछ लिवरवर्ट्स में जो कैप्सूल होती है उस पर आपको एक स्पेशल फीचर देखने को मिलता है, इलेटर्स, है ना, जो कि क्या हेल्प करते हैं, बीजाणु प्रसार में हेल्प करते हैं। यस, बीजाणुओं के प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही जो मॉसेस हैं उनके कैप्सूल में हमें स्पेशल फीचर देखने को मिलते हैं, पेरिस्टोमल टीथ, ठीक है, परिमुख दंत, ठीक है। ये क्या हेल्प करते हैं, अगेन ये भी बीजाणु प्रकीर्णन में ही हेल्प करते हैं, स्पोर डिस्पर्सल में ही हेल्प करते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं, ये बंद है और फिर ये खुल गया, ठीक है। तो ये भी हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ये भी आर्द्रताग्राही होते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं, पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो स्वेल हो जाते हैं, बंद होते हैं, और जैसे ही ड्राई सीजन आता है पानी इनमें से हटता है तो ये खुल जाते हैं और जो स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बेसिकली एक फीचर है पेरिस्टोमल टीथ, पर ये किस में मिल रहा है, मॉसेस में। इलेटर्स हमें किस में मिल रहे थे, लिवरवर्ट्स में, ठीक है, समझ में आया बेटा। तो मॉसेस में बेसिकली हमें ये मिलते हैं, ठीक है, पेरिस्टोमल टीथ, जो कि बीजाणुओं के प्रसार में, प्रकीर्णन में हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पे, सॉरी। तो एग्जाम्पल्स की बात करें तो मेनली आपको 3 एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, फ्यूनेरिया, ठीक है, पॉलीट्राइकम और स्फैग्नम, ठीक है। फ्यूनेरिया को हम रोप मॉस बोलते हैं, पॉलीट्राइकम को हम हेयर कैप मॉस बोलते हैं। अब मेन है स्फैग्नम। स्फैग्नम जो है उसको हम बॉग मॉस भी बोलते हैं। बॉग मॉस क्यों, क्योंकि ये दलदल में उगता है, ठीक है। तो हम इसको, एक नाम हो गया स्फैग्नम का बॉग मॉस, क्योंकि ये दलदल में उगता है, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, एक और नाम है इसका कारपेट मॉस। कारपेट मॉस क्यों, क्योंकि जब दलदल पे उगता है तो ये पूरी दलदल को कवर कर लेता है, एक मोटी सी सतह बना लेता है उस पे, इसलिए इसको कारपेट मॉस बोलते हैं। फिर इसको पीट मॉस भी बोलते हैं। पीट मॉस क्यों बोलते हैं, आपने पढ़े होंगे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, एंथ्रासाइट, बिट्यूमिनस, पीट, है ना। तो जो पीट कोल होता है वो बनता है इनसे, ठीक है, स्फैग्नम से, इसलिए इसको पीट मॉस भी बोलते हैं। तो वो जो कोल है वो ईंधन के रूप में हम काम में लेते हैं, ठीक है। तो पीट मॉस भी हम इसको बोलते हैं। और एक और चीज हम इनको बोलते हैं और वो है एब्जॉर्बेंट कॉटन। इनमें कॉटन की तरह वाटर एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, ये भी वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी जो लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसलिए इनको वर्ल्ड वॉर के टाइम पे काफ़ी यूज़ किया गया था, जब कॉटन की बहुत कमी हो गई थी तो इनको यूज़ किया जाता था घावों पर एब्जॉर्ब करने के लिए। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह इनको यूज़ करते हैं। नाउ डेज इनको यूज़ करते हैं जो सजीव चीज़ें होती है उनको ट्रांसपोर्ट करने में। जैसे आपने आजकल ऑनलाइन देखिए तो प्लांट्स बिकते हैं ना, तो अगर ऑनलाइन जब प्लांट्स वो लोग सेंड कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं, तो वो कैसे भेजते हैं, बॉक्सेस के अंदर एक तो वो होल्स कर देते हैं ताकि प्लांट्स को एयर मिल सके, क्योंकि 2-3 दिन तो लगेंगे ही ना डिलीवर होने में, ठीक है। तो एक तो होल्स कर देते हैं ताकि प्लांट्स को एयर मिल सके, और ऊपर नीचे स्पैग्नम लगा देते हैं वो, और स्पैग्नम में बहुत सारा पानी डाल देते हैं, तो पानी वो एब्जॉर्ब कर लेता है स्पैग्नम, और धीरे धीरे जो प्लांट है उनकी रूट्स हैं वो धीरे धीरे उसमें से पानी देती रहती, तो फ्रेश रहते हैं, ठीक है। तो स्पैग्नम जो है वो सजीव जो चीज़ें हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी यूज़ होता है, बिकॉज ये एब्जॉर्ब कर लेता है लिक्विड, ठीक है। तो एब्जॉर्बेंट कॉटन की तरह भी हम स्पैग्नम को यूज़ करते हैं। तो स्पैग्नम के लिए अपन ने 4 चीज़ें देखी, बॉग मॉस, पीट मॉस, कारपेट मॉस और एब्जॉर्बेंट कॉटन, ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स एज सच हमारे लिए आर्थिक महत्व इतना नहीं है इनका। कुछ जंतु जो होते हैं, कुछ एनिमल्स इनको खाते भी हैं, कुछ जीव इनको खाते हैं, पर इकोनॉमिकली इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितने इनकी पारिस्थितिक वैल्यू है, इकोलॉजिकल वैल्यू इनकी ज़्यादा है। क्यों है, क्योंकि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो ये लाइकेंस के साथ मिलकर क्या करते हैं,
जैसे लाइकेन पाइनियर स्पीशीज की तरह एक्ट कर रही थी ना। क्या करती थी लाइकेन? लाइकेन चट्टानों पे उगने वाले सबसे पहले पादप होते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या करते हैं, उन चट्टानों को तोड़कर मृदा का निर्माण करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ये जो है आपका बेसिकली स्फैग्नम, सॉरी, बेसिकली हम जिनकी बात करें ब्रायोफाइट्स, है ना। ब्रायोफाइट्स में जो मॉसेस होते हैं, मॉसेस भी क्या होते हैं, ये लाइकेंस के साथ ये मृदा पर उगते, बेसिकली चट्टानों पर उगते हैं, उनको अपघटित करते हैं और मृदा का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक पाइनियर स्पीशीज की तरह एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चट्टानों को अपघटित कर उन्हें मृदा में परिवर्तित करते हैं ताकि उच्च पादप वहां पे उग सके। ये दोनों जो हैं, ये इनके इकोलॉजिकल वैल्यू है, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है या फिर पारिस्थितिक महत्व है इनका, ठीक है। तो फिर एक तो चीज क्या हो गई, ये चट्टानों को तोड़ के मृदा बना रहे, ठीक है। सेकंड थिंग क्या होती है, ये जो मृदा होता है उस पर मिट्टी की परत बना देते हैं, जिससे क्या होता है, बरसात या विंड की वजह से जो हमारी जो अच्छी मृदा है वो उड़ के इधर उधर नहीं जाती या बह के इधर उधर नहीं जाती, तो ये सॉइल इरोजन को रोकते हैं, बेसिकली मृदा अपक्षरण को रोकते हैं, ठीक है। तो ये जो दो हैं, ये इनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, पारिस्थितिक महत्व है। समझ में आया? तो ब्रायोफाइट्स में मेनली आपको 3 एग्जाम्पल्स, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और थर्ड है आपका स्पैग्नम। स्पैग्नम सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसमें दिख रहा है, ठीक है। और एक और चीज क्या याद रखनी है हमें, इनका इकोलॉजिकल महत्व क्या है, कि एक तो ये पाइनियर स्पीशीज की तरह लाइकेंस के साथ मॉसेस एक्ट करती हैं, और दूसरी चीज ये मृदा अपक्षरण को रोकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ब्रायोफाइट्स के बारे में याद करनी है, बेसिकली जो अपन ने स्टार्टिंग से अभी देखी है, कि सबसे फर्स्ट हमने देखा इनका जो मेन प्लांट बॉडी, जैसे मैंने आपको बताई थी, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट की 2 फेजेस हो गई, प्रोटोनिमा हो गया और फिर यूमोकोद्भिद जो डेवलप होता है, उसमें आपको सर्पिलाकार ऐसे लीव्स मिल सकती हैं, और राइजोइड्स जो हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। फिर अपन ने क्या देखा कि कुछ बेसिकली ये जो कायिक जनन है वो फ्रेगमेंटेशन और बड्स के थ्रू हो सकता है, और जो जननांग हैं वो अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग शाखाओं पे सिचुएटेड होते हैं, जैसे कि स्पैग्नम पे, ठीक है। फिर हमने देखा जो स्पोरोफाइट था, ठीक है, वो गैमेटोफाइट पे पार्शली डिपेंडेंट है, और उस पे कभी कभार पेरिस्टोमल टीथ, दैट इज परिमुख दंत नामक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, जो कि स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखा। तो यहाँ पे हमारा ब्रायोफाइट्स कंप्लीट होता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे अबाउट टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स अब हम स्टार्ट करते हैं। टेरिडोफाइट का आपको बेसिकली, इनको हम पादप जगत का सरीसर्प कहते हैं। जैसे अपन ने ब्रायोफाइट्स को क्या बोला था, उभयचर, एम्फिबियंस बोला था। इनको हम सरीसर्प दैट इज रेप्टाइल्स कहते हैं, क्योंकि जैसे रेप्टाइल्स पहले ट्रू लैंड एनिमल्स थे, है ना, ऐसे ही ये ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं, क्योंकि इनमें मूल तंत्र आ गया था, संवहन ऊतक का भी डेवलपमेंट हो गया था, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पादप जगत का सरीसर्प दैट इज रेप्टाइल्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद टेरिडोफाइट्स को हम प्रथम संवहनीय पादप बोलते हैं, फर्स्ट प्लांट्स हैं जिनके अंदर संवहन ऊतक मिला, वेस्कुलर टिश्यूज डेवलप हुए, ठीक है। संवहन ऊतक दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, यस। पर इनकी जाइलम में क्या एब्सेंट था, किसी को आइडिया? इनकी जाइलम में वाहिनिका एब्सेंट थी, ठीक है। और फ्लोएम में क्या एब्सेंट था, फ्लोएम में सहचर कोशिकाएं दैट इज कंपेनियन सेल्स एब्सेंट थी, ठीक है। तो इनकी जाइलम में आपको वेसल्स नहीं मिलती हैं, वाहिनिका नहीं मिलती हैं, और फ्लोएम में आपको सहचर कोशिकाएं या फिर कंपेनियन सेल्स नहीं मिलती, वो एब्सेंट होती हैं, ठीक है, यस। तो संवहन ऊतक हमें पहली बार इनके अंदर मिला, इनको क्या बोल सकते हैं हम, इनको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स, यस। क्रिप्टोगैम्स याद है आपको, क्रिप्टोगैम्स कौन होते हैं, जिनमें पुष्प या पुष्प संरचना हमें नहीं मिलती,
वो क्रिप्टोगैम्स होते हैं। तो एक क्रिप्टोगैम है, और कैसे क्रिप्टोगैम है, वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स हैं, क्योंकि और जो दो क्रिप्टोगैम्स हैं थैलोफाइट ब्रायोफाइट, उनमें वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होता, संवहन ऊतक नहीं होता, पर इनके अंदर वो डेवलप हुआ था। ठीक है, तो ये वेस्क्यूलर क्रिप्टोगैम्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अब अगेन, टेरिडोफाइट्स लैंड पे तो आ गए थे। ठीक है, ये लैंड पे थे, स्थल पे थे, पर अगेन ये पूर्णतया सफल नहीं थे। क्यों नहीं थे पूर्णतया सफल? क्योंकि अगेन इनको फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए जल की आवश्यकता थी। ये ब्रायोफाइट्स से तो ज्यादा डेवलप थे, क्योंकि ब्रायोफाइट्स की कंपैरिजन में इनके पास मूल तंत्र था। ठीक है, तो इनके पास मूल तंत्र प्रेजेंट था। सेकंड, इनके पास संवहन ऊतक भी था। प्रेजेंट, ओके, पीआर मतलब प्रेजेंट, संवहन ऊतक भी प्रेजेंट था। पर अगेन फर्टिलाइजेशन के लिए ये वाटर पे डिपेंडेंट थे, इसीलिए ये पूर्णतया सफल स्थलीय पादप नहीं थे। समझ में आया आपको? ब्रायोफाइट्स इनसे भी पीछे थे, बिकॉज उनके अंदर न तो संवहन ऊतक थे और न ही मूल तंत्र था। इनके अंदर ये दो चीज तो थी, पर अभी भी ये निषेचन के लिए किस पे डिपेंडेंट थे? जल पे डिपेंडेंट थे। इसलिए हम इनको पूर्णतया सफल स्थलीय पादप नहीं बोल सकते। ठीक है, नाउ अब इनके संरचना पे आते हैं। तो मेन प्लांट बॉडी जो टेरिडोफाइट्स में है वो कौन सी होती है? युग्मकोद्भिद या बीजाणुद्भिद? बीजाणुद्भिद। ठीक है, स्पोरोफाइट इनकी मेन प्लांट बॉडी है, द्विगुणित जो है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो टेरिडोफाइट में मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है, जिसमें आपको वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या देखा था? ब्रायोफाइट्स के अंदर रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक, ठीक है, रूट स्टेम लीव्स नहीं मिल रही है, उनके जैसी संरचनाएं देखने को मिल रही थी, पर यहाँ पे हमें रूट स्टेम और लीव्स देखने को मिलती हैं। अब अगर हम जड़ों की बात करें, तो जड़ जो होती है यहाँ पे, जो प्राथमिक जड़ होती है, प्राइमरी रूट जो होती है इनकी, वो थोड़ी देरों के लिए ही रहती है। ओके, तो वो थोड़े और उसके बाद इसको कौन रिप्लेस कर देता है? एडवेंटिशियस रूट्स। है, तो पहले प्राथमिक रूट होती है, पर वो कुछ टाइम के लिए ही होती है, उसके बाद आपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, एडवेंटिशियस रूट्स होती है, वो उसका प्लेस ले लेती है। ठीक है, अगर हम इनकी तने की बात करें, जो तना होता है, ठीक है, उसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। एक तो जो तना है, या तो वो ऊर्ध्व हो सकता है, इरेक्ट हो सकता है, या फिर वो विसर्पी हो सकता है, ठीक है, या प्रोस्ट्रेट हो सकता है, या इरेक्ट हो सकता है। ठीक है, उधर हो सकता है या विसर्पी हो सकता है। इसमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलेगी। सेकेंडरी ग्रोथ समझते हो ना आप? थिकनेस में, थिकनेस नहीं होती है। ठीक है, लंबाई में तो तना बढ़ता है, पर थिकनेस में नहीं बढ़ता है। ठीक है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ अगर नहीं है, तो इसका मतलब केम्बियम है या नहीं है इनके अंदर? वेरी गुड, केम्बियम एब्सेंट है, तभी तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, है ना? तो कैम्बियम इनके अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब इसके कुछ एक्सेप्शन है। ठीक है, ये सेकेंडरी ग्रोथ जो है, इसका एक्सेप्शन है, दो प्लांट हैं, आइसोइट्स और वॉट्रिकम। ठीक है, आइसोइट्स और बॉट्रिकम, इन दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल है। यू कैन फाइंड सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ठीक है, तो
अपन ने क्या देखा, वैसे तो तने में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, पर आइसोइड्स और बॉट्रिकम ये दो एक्सेप्शंस है जिनमें आपको सेकेंडरी ग्रोथ मिलेगी। फिर हम पत्तियों की बात करते हैं। तो जो पत्तियों के बेसिस पे है ना, दो तरीके की पत्तियां आपको मिल सकती है, दो तरीके के प्लांट्स हो सकते हैं। एक हो सकता है माइक्रोफिलिस और एक हो सकता है मैक्रोफिलिस। ठीक है, वो अपन अलग उस पे कर लेते हैं। तो पत्तियों के बेसिस पे अगर हम देखें तो दो तरीके के हो सकती है, माइक्रो ठीक है, माइक्रोफिलिस मतलब लघु पर्ण। ठीक है, लघु मतलब छोटी लीव्स हो सकती हैं। अगर छोटी लीव्स हैं तो माइक्रोफिलिस, बड़ा तना छोटी लीव्स, छोटा तना बड़ी लीव्स। ठीक है, गुरु पर्णी है। ठीक है, अब आपको इनके एग्जाम्पल्स देखने हैं। तो मैक्रोफिलिस का आपका एग्जाम्पल है फर्न। जो फर्न्स होते हैं वो मैक्रोफिलिस में आते हैं। अब माइक्रोफिलिस के आपको तीन एग्जाम्पल याद रखने हैं। उसको अपन कैसे याद रख सकते हैं? माइल्स। ठीक है, एम आई तो इसमें माइक्रोफिल के लिए ही है। ठीक है, ये तो माइक्रोफिल के लिए ही है। एल किसके लिए है? एल है लाइकोपोडियम। ई इक्विसीटम। एस सिलेजिनेला। इनमें आपको छोटी पत्तियां दिखेंगी, ये है माइक्रोफिलस। समझ में आया आपको? यस, तो आप ये माइल्स से इसको याद रख सकते हो। एम आई तो इसमें माइक्रोफिल के लिए ही है। एल ई एस आपके एग्जाम्पल्स हैं, लाइकोपोडियम, इक्विसीटम और सिलेजिनेला। समझ में आया बेटा? तो आपको दो तरीके के बेसिकली टायरोफाइट्स मिल सकते हैं, या तो माइक्रोफिलिस हो सकते हैं या वो मैक्रोफिलिस हो सकते हैं, लघु पर्णीय या गुरु पर्णीय हो सकते हैं। उनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। उसके अलावा भी जो लीव्स हैं, अनदर बेसिकली अनदर टाइप से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। या तो वो ट्रोफोफिल्स हो सकती हैं या फिर वो स्पोरोफिल हो सकती है। ट्रोफोफिल मतलब पोषीपर्ण, और स्पोरोफिल मतलब बीजाणुपर्ण। ठीक है, पोषीपर्ण मतलब ये प्रकाश संश्लेषी है। इनका काम क्या है? फोटोसिंथेसिस, है ना, खाना बनाती हैं। ठीक है, पोषीपर्ण ट्रोफोफिल्स। और एक है ये स्पोरोफिल्स, जिनका काम है जनन का। ठीक है, ये जनन में हेल्प करती हैं। अब एक एग्जाम्पल होता है फर्न्स। फर्न्स के अंदर स्पोरोफिल जो है, बीजाणुपर्ण जो है, हाँ नहीं लिखती ये मैं, ये जो फर्न्स हैं उनके अंदर जो स्पोरोफिल होते हैं, बीजाणुपर्ण हैं, वो दोनों कार्य करते हैं। दोनों कार्य करते हैं, दैट इज प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं और जनन में भी हेल्प करते हैं। समझ में आया आपको बेटा? तो पत्तियां अपने देखा, जड़ सबसे पहले, जड़ में अपने देखा पहले प्राथमिक जड़ होती है, फिर कुछ टाइम तक ही रहती है, उसके बाद अपस्थानिक जड़ आ जाती है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स आ जाती है। सेकेंड अपने तने की बात की, तो तना जो होता है उसमें सेकेंडरी ग्रोथ वैसे नहीं मिलती है, या तो वो उधर हो सकता है या फिर वो प्रोस्ट्रेट हो सकता है, विसर्पी हो सकता है। वैसे उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, कैम्बियम एब्सेंट होता है। पर अपने दो एग्जाम्पल्स देखिए, आइसोइड्स और बॉट्रिकम, जिसके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। फिर अपने लीव्स की बात की, लीव्स के बेसिस पे भी दो तरीके के डायरोफाइट्स हो सकते हैं, माइक्रोफिलस, मैक्रोफिलस।
गुरुपर्णीय, लघुपर्णीय, है ना। उनके एग्जाम्पल हमने देखे, तो गुरुपर्णीय का एग्जाम्पल है फर्न्स। लघुपर्णीय में अपन ने देखे 3 एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं, लाइकोपोडियम, इक्विसेटम और सिलाजिनेला। ठीक है, फिर मैंने आपको बोला लीव्स को हम अलग एक तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है ट्रोफोफिल्स, एक होती है स्पोरोफिल्स। ट्रोफोफिल्स हो गई पोषीपर्ण, जिनका काम है प्रकाश संश्लेषण। स्पोरोफिल्स हो गए बीजाणुपर्ण, जिनका मेन काम है जनन में। ठीक है, पर फर्न्स एक ऐसे प्लांट हैं जिसमें स्पोरोफिल्स जो बीजाणुपर्ण होती हैं वो प्रकाश संश्लेषण भी कर सकती है, तो वो दोनों काम कर सकती है, प्रकाश संश्लेषण और जनन में भी हेल्प करती हैं। ठीक है, तो ये इनके पत्तियों के बारे में हो गया। ठीक है, सो टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है, जिसमें वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियां होती है। तना छोटा, पत्तियां बड़ी। ठीक है, तो उसको अपन गुरुपर्ण बोलेंगे या वृहत्पर्ण बोलेंगे। इन्हें हम मैक्रोफिलस बोलते हैं, जैसे कि फर्न। ये जो है ये है फर्न। ठीक है, फिर तना बड़ा तथा पत्तियां छोटी, ठीक है, लघुपर्ण, इन्हें हम बोलते हैं लघुपर्णी या माइक्रोफिलस। लाइकोपोडियम, इक्विसेटम और सिलेजिनेला। तो ये है आपका सिलेजिनेला। इसमें पत्तियां कंपैरेटिवली छोटी होती है इन कंपैरिजन टू फर्न्स। समझ में आया आपको? ठीक है, अगेन एग्जाम्पल्स जो हैं, जो डायग्राम्स हैं, आप एनसीईआरटी में से ज़रूर देखिए। इनके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बेसिकली डायग्राम्स दे रखे हैं, तो डायग्राम्स आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट, ये अपन ने देख लिया है। अब टेरिडोफाइट्स में हीट्रोस्पोरी, चलिए अब हम इनके बेसिकली जीवन चक्र के बारे में बात करें, है ना। तो जीवन चक्र में बात करने से पहले मैं आपको इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगी कि टेरिडोफाइट्स में आपको 2 तरीके के टेरिडोफाइट्स मिल सकते हैं। एक होते हैं होमोस्पोरस और एक होते हैं हीट्रोस्पोरस। अब होमोस्पोरस हीट्रोस्पोरस होता क्या है? ये समबीजाणुक अवस्था हो गई, और एक होते हैं हीटेरोस्पोरस। विषम बीजाणुक अवस्था हो गई। ठीक है, सम बीजाणुक मतलब सेम टाइप ऑफ बीजाणु से ही, सेम बीजाणु से ही नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद अगर बनता है तो उसको अपन बोलते हैं होमोस्पोरस, सेम टाइप के स्पोर है। ठीक है, हीट्रोस्पोरस में क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्पोर से अगर नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद बन रहा है तो वो हीट्रोस्पोरस हो गए, विषम बीजाणुक हो गए। एक हो गया लघु बीजाणु और एक हो गया गुरु बीजाणु, 2 अलग अलग तरीके के बीजाणु बन रहे हैं जिनसे आपको अलग अलग तरीके के युग्मकोद्भिद मिल रहे हैं। ठीक है, वो होता है विषम बीजाणुक, दैट इज हीट्रोस्पोरस। समझ में आया आपको? अभी अपन आगे और देखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये चीज। ठीक है, अब चलिए अपन इसको कंपैरिजन कर ही लेते हैं इसका। तो एक हो गए समबीजाणुक होमोस्पोरस, और दूसरे होते हैं विषम बीजाणुक, दैट इज हीट्रोस्पोरस। ठीक है, अब सम बीजाणुक है तो सबसे पहले क्या होगा, बीजाणुद्भिद होगा। उसके अंदर क्या होंगी, बीजाणु पर्ण होंगे। ठीक है, दैट इज स्पोरोफिल होंगे। फिर बीजाणु पर्ण में क्या बनते हैं, बीजाणु पर्ण में होगी बीजाणुधानी, स्पोरेंजिया, जिसमें क्या होगा, बीजाणु मात्र कोशिकाएं होंगी। ठीक है, फिर बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होगा, मियोसिस होगा। क्या बनेंगे, बीजाणु बनेंगे।
ठीक है, स्पोर्स बनेंगे। फिर ये बीजाणु जो जब अंकुरित होंगे तो ये क्या बनाएंगे, युग्मकोद्भिद बनाएंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। इस केस में क्या होता है, सम बीजाणुक में ये कैसा प्लांट होगा, ये होगा मोनोएशियस। मोनोएशियस मतलब नर जननांग मादा जननांग दोनों आपको एक ही प्लांट में मिलेंगे। ठीक है, एक ही प्लांट के अंदर आपको नर जननांग मादा जननांग दोनों मिलेंगे। और इनमें जो स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है, जब ये स्पोर्स अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं, तो वो जो चीज है वो बीजाणुधानी के बाहर होती है। तो ये जो स्पोर्स होते हैं, ये जो बीजाणु होते हैं, ये बीजाणुधानी से बाहर आते हैं। बाहर आकर जमीन पर ये डेवलप होते हैं और ये युग्मकोद्भिद बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट है वो कैसा हो गया, एक्सोस्पोरिक, मतलब बहिर्बीजाणुक, है ना, बीजाणु से बाहर। ठीक है, तो बीजाणु जो है वो बीजाणु धानी से बाहर आता है और जमीन पर जब आ जाता है वहां पे इसका डेवलपमेंट होता है युग्मकोद्भिद में। ठीक है, तो ये तो होता है सम बीजाणु के केस में, होमोस्पोरस जो जनरली अपन ने देखा है। और जो अधिकांश टेरिडोफाइट्स हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, वो सम बीजाणुकता ही शो करते हैं, अधिकांश, बहुत सारे टेरिडोफाइट्स। सिर्फ कुछ हैं जो विषम बीजाणुक होते हैं, दैट इज हीट्रोस्पोरस होते हैं। अब जो विषम बीजाणुक होते हैं, अब मैंने कहा आपको उनके अंदर अलग अलग आपको बेसिकली बीजाणु देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, ये डायोइशियस होते हैं। ठीक है, नर जननांग अलग, दैट इज नर बीजाणुद्भिद अलग, नर स्पोरोफाइट अलग, फीमेल स्पोरोफाइट आपको अलग मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिला, ठीक है, नर बीजाणुद्भिद में कैसे होंगे बीजाणुपण, लघु बीजाणुपण। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल। फिर क्या बनेंगे, उसके अंदर होगी लघु बीजाणु हानि, माइक्रोस्पोरेंजिया। फिर लघु बीजाणु मात्र कोशिका होगी, इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल, यस और नो। फिर उसमें मियोसिस होगे और क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। सेम है, देखिए सेम है इसके जैसा, बीजाणुद्भिद, फिर बीजाणुपर्ण, बीजाणुधानी, बीजाणु मात्र कोशिका और लघु बीजाणु। पर इनमें बस डिफरेंस क्या है, इनमें लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु अलग अलग बन रहे हैं। दो तरीके के स्पोर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए ये हीट्रोस्पोरस हो गया। ठीक है, लघु बीजाणु बने, लघु बीजाणु जो हैं वो अंकुरित होंगे और वो क्या बनाएंगे, नर युग्मकोद्भिद। ठीक है, इस पे होंगे नर जननांग और इस पे डेवलप होगा नर युग्मक, के अंदर डेवलप होंगे नर युग्मक, मेल गैमीट्स। ठीक है, वेरेज अगर अपन मादा की बात करें, ठीक है, उसके अंदर कैसे बीजाणुपण होंगे, गुरु बीजाणुपण, मेगास्पोरोफिल। ठीक है, फिर मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर्स। ठीक है, और मेगास्पोर्स अंकुरित होके बनाएंगे
जिसपे मादा जननांग डेवलप होगा और उसके अंदर होगी आपका मादा। ठीक है, समझ में आया आपको? तो दो अलग अलग तरीके के आपको स्पोर्स मिल रहे हैं, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु। ये है हीट्रोस्पोरस कंडीशन। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये नर युग्मक डेवलप हुआ है, जो मेल गैमीट है, नर युग्मक है, वो पानी के जरिए, ठीक है, जल के जरिए वो मादा युग्मक तक पहुंचेगा। ठीक है, निषेचन होगा और क्या बनेगा, जैसे कि आप जानते हैं जब निषेचन होता है तो उसके क्या बाद क्या बनता है बेटा, उसके बाद आपका बनेगा युग्मनज। ये इसके पास पहुंचा, ठीक है, निषेचन हुआ और मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, मोनोइशियस मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे नर युग्मक, मादा युग्मक, ठीक है, इनका निषेचन हुआ, क्या बना, युग्मनज बना, फिर बना भ्रूण। पर ये सब जो चीज हो रही है वो गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही हो रही है। समझिए आप, ये जो मादा युग्मक है वो गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही है। समझ में आया आपको? तो नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक तक पहुंचता है, जो निषेचन होता है वो गुरु बीजाणु धानी के अंदर ही होता है। समझ में आया? और निषेचन हुआ, युग्मनज बना, जाइगोट बना और उसके बाद बना भ्रूण। अब ये जो भ्रूण है वो गुरु बीजाणु धानी से फिर बाहर आ जाता है और जो नम मृदा होती है, नीचे नमी युक्त जो मृदा है, वहां पे फर्दर इसका डेवलपमेंट होता है और ये बनाता है वापस से अपना बीजाणुत्पिंड। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डेवलपमेंट बेसिकली होता है। समझ में आया? तो इसमें कैसा डेवलपमेंट हुआ स्पोर्स का? इसमें स्पोर्स का डेवलपमेंट होता है एंडोस्पोरिक। ठीक है, जो विषम बीजाणु होते हैं उनके अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो एंडोस्पोरिक होता है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि मादा युग्मक गुरु बीजाणुधानी में ही रहेगा, नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचेगा, वहां पे निषेचन होगा, भ्रूण बनेगा, युग्मनज बनेगा, भ्रूण में डेवलपमेंट होगा। पर टेरिडोफाइट्स में क्या हो रहा है कि यहाँ तक तो वो गुरु बीजाणुधानी में ही होता है, पर जो भ्रूण होता है फिर वो बाहर आके नमी युक्त मृदा में फर्दर डेवलप होता है। ठीक है, इसी वजह से टेरिडोफाइट्स में आपको सीड्स देखने को नहीं मिलते हैं। सीड बनने के लिए क्या जरूरी है? अगर किसी प्लांट में सीड्स हैं तो दो कंडीशंस जरूरी हैं उसके अंदर। एक तो विषम बीजाणुकता, हीट्रोस्पोरस होना चाहिए। ठीक है, हीट्रोस्पोरस होना चाहिए, अलग अलग स्पोर होने चाहिए, लघु बीजाणु होना चाहिए, गुरु बीजाणु होना चाहिए, एक चीज तो ये होनी चाहिए। और दूसरा एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट इज अंतः बीजाणुक डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब मेगास्पोरेंजियम जो है, ठीक है, जो हमारा गुरु बीजाणुधानी है उसी के अंदर अगर डेवलप होता है, ठीक है, भ्रूण बनता है और उसी के अंदर डेवलप अगर होता है तो हम कह सकते हैं कि सीड बनेगा, जो कि हमें एंजियोस्पर्म्स वगैरह में देखने को मिलता है। पर यहाँ टेरिडोफाइट्स में क्या होता है कि भ्रूण तक का काम तो होता है गुरु बीजाणुधानी में, पर फिर भ्रूण गुरु बीजाणुधानी से बाहर आ जाता है और नमी युक्त मृदा में उगता है, इस वजह से इनमें सीड्स नहीं मिलते। पर विषम बीजाणुकता मिलती है किसी किसी टेरिडोफाइट में। समझ में आया बेटा आपको? वापस से अपन देख लेते हैं कि सम बीजाणुकता क्या होती है और विषम बीजाणुकता क्या होती है। देखो, सम बीजाणुक होमोस्पोरस मतलब एक ही स्पोर से आपको नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद डेवलप हो रहे हैं, एक ही टाइप के स्पोर से। ठीक है, जो जनरली आपको देखने को मिलेगा, अधिकांशतः हमें जो बेसिकली टेरिडोफाइट्स हैं वो ऐसे ही मिलेंगे और हम इन्हीं का जीवन चक्र पढ़ेंगे, हम इनका जीवन चक्र पढ़ेंगे भी नहीं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, ऐसे प्लांट्स होंगे मोनोएशियस। ठीक है,
मोनोइशियस होंगे और इसमें आपको बीजाणुद्भिद है, दैट इज स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफाइट होती है ना, तो स्पोरोफाइट से हम स्टार्ट करेंगे। उस पे बीजाणु पर्ण होंगे, बीजाणु पर्ण पे बीजाणु धानी दैट इज स्पोरेंजिया होगी। बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाएं होंगी, बीजाणु मात्र कोशिका में मियोसिस होंगे, बीजाणु बनेंगे। इनके केस में क्या होता है, ये जो बीजाणु है वो बीजाणु धानी से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, बीजाणु धानी से बाहर आके वो जमीन पर आकर वहां पे फर्दर इनका डेवलपमेंट होता है। समझ में आया आपको? वहां पे आपका इनका युग्मकोद्भिद बनता है। इस तरीके की डेवलपमेंट को अपन बोलते हैं एक्सोस्पोरिक या फिर बहिर्बीजाणुक डेवलपमेंट। समझ में आया? ये तो होता है होमोस्पोरस कंडीशन में। अगर हम बोले विषम बीजाणुक, विषम बीजाणुक मतलब दो अलग अलग बीजाणुओं से नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये डायोइशियस होंगे। इनका मेल स्पोरोफाइट अलग, फीमेल स्पोरोफाइट अलग। ठीक है, तो नर बीजाणुद्भिद पे लघु बीजाणु पर्ण होंगे, लघु बीजाणु धानी होगी, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनेंगी, फिर माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। ये जो लघु बीजाणु हैं, ठीक है, फिर ये डेवलप होंगे और ये बनाएंगे नर युग्मकोद्भिद, नर जननांग उसमें होंगे और नर युग्मक इसमें बनेगा। ठीक है, ऐसे ही जो मादा बीजाणुद्भिद होगा उस पे गुरु बीजाणुपर्ण होंगे, मेगास्पोरोफिल्स होंगे। ठीक है, मेगास्पोरेंजिया बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा और मेगास्पोर्स बनेंगे। मेगास्पोर फिर अंकुरित होंगे, मादा युग्मकोद्भिद बनेगा, उनमें मादा जननांग होंगे और मादा युग्मक का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, नर युग्मक जो है वो मादा युग्मक के पास जल के थ्रू पहुंचेगा, ज़ोइटोगैमी इनमें भी देखने को मिलेगी। फिर जब ये मादा युग्मक तक पहुंच गया तो क्या बनेगा, युग्मनज, फिर बनेगा भ्रूण। ठीक है, अब जो शैशव भ्रूण बना है, जो बिल्कुल इनिशियल जो भ्रूण बनता है, वो अब गुरु बीजाणुधानी से बाहर आ जाता है और नमी युक्त मृदा में वो उगता है। ठीक है, फर्दर डेवलप होता है। समझ में आया आपको? तो इसीलिए इनका जो डेवलपमेंट है, वैसे तो जनरली जो विषम बीजाणु होते हैं वो एंडोस्पोरिक ही डेवलपमेंट दिखाते हैं, जहां पर अपन एंजियोस्पर्म्स की अगर अब बात करें। पर टेरिडोफाइट्स में सीड्स क्यों नहीं मिल रहे? सीड्स इसीलिए नहीं मिल रहे क्योंकि ये जो भ्रूण है वो बाहर निकल के आ गया। अगर भ्रूण अंदर ही रहता, गुरु बीजाणु धानी में ही रहता, तो आपको सीड्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि सीड हैबिट के लिए, यस, सीड हैबिट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? किसी भी प्लांट में, पादप में अगर सीड होगा तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? एक तो वो विषम बीजाणुकता शो करेगा, हीट्रोस्पोरस होगा, और दूसरा एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, बीजाणु धानी के अंदर ही उसका डेवलपमेंट होना चाहिए। समझ में आया बेटा? यस, ओके। अब अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। विषम बीजाणु जो हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या है टेरिडोफाइट? जैसे मैंने आपको बोला ना कि अधिकांशतः तो होमोस्पोरस ही हैं। हीट्रोस्पोरस कौन से हैं, आपको उनके एग्जाम्पल्स याद रखने। तो हीट्रोस्पोरस जो है टेरिडोफाइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी कई बार ये पूछा गया है इसके एग्जाम्पल्स। तो हीट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स को याद करने के लिए अपन एक चीज यूज कर सकते हैं, निमोनिक एक है, ठीक है, आज से सेल इस मई तक। ठीक है, इसमें AZ से आपका हो जाएगा इजोला, SE से हो जाएगा सिलेजिनेला, SA से हो जाएगा साल्विनिया, आइसोइड्स, मार्सिलिया। ठीक है बेटा, तो इससे आप याद रख सकते हो और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद रखने हैं। एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसोइड्स, मार्सिलिया, ये हीट्रोस्पोरस कंडीशन शो करते हैं टेरिडोफाइट्स में।
ये विषम बीजाणुक हैं। इनके अलावा जितने भी हैं वो सब क्या हैं, वो होमोस्पोरस हैं, सम बीजाणुक हैं। समझ में आया आपको? यस। तो ये आपको जो एग्जाम्पल्स हैं वो याद रखने हैं और आप इससे याद रख सकते हो आज से सेल इस मई तक। ठीक है बेटा? ओके, ग्रेट। तो ये अपन ने बेसिकली इनमें सम बीजाणुकता, विषम बीजाणुकता देखा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपन वापस से इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है? यस। नाउ जीवन चक्र अपन नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मैं आपको दो ग्राफ दे रही हूँ, ठीक है? एक है ए ग्राफ और एक है बी। ठीक है? वन सेकंड। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है ब्रायोफाइट से एंजियोस्पर्म्स तक जो बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद है उनका किस तरीके से विकास हुआ है। ठीक है, बीजाणुद्भिद जो है वो ज्यादा डेवलप होता गया और युग्मकोद्भिद कम डेवलप हुआ, या फिर युग्मकोद्भिद ज्यादा डेवलप हुआ और बीजाणुद्भिद कम हुआ। जैसे कि आपको ये जो मैंने ग्राफ दिए हैं ए और बी, इसमें 1 और 3 जो है वो ब्रायोफाइट्स के लिए है, क्योंकि एवोल्यूशन अपने को पता है ना, ब्रायोफाइट से स्टार्ट हुआ और हम एंजियोस्पर्म्स की तरफ जा रहे हैं। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स। 2 और 4 जो है वो एंजियोस्पर्म्स के लिए। अब आपको ये बताना है कि कौन सा ग्राफ इसमें बीजाणुद्भिद के लिए है, कौन सा ग्राफ युग्मकोद्भिद के लिए है। ठीक है, साइज टाइम के साथ, ठीक है, किसकी कम होती गई, साइज समझ रहे हो? जो साइज है, किसका जो आकार है, साइज है, वो टाइम के साथ कम होता गया। ब्रायोफाइट्स में बड़ा था और फिर एंजियोस्पर्म्स में वो बिल्कुल छोटा हो गया। ठीक है, किसका, बीजाणुद्भिद का या युग्मकोद्भिद का? यस। एक में आप यहाँ देख रहे हो कि साइज ब्रायोफाइट्स में बड़ी थी, धीरे धीरे जैसे जैसे एंजियोस्पर्म्स की तरफ गए अपन छोटा होता गया। तो ये ग्राफ किसका होगा, बीजाणुद्भिद का या युग्मकोद्भिद का? चलिए आप मुझे ये बताइए, जो ए ग्राफ है वो किसका है, बीजाणुद्भिद का है या युग्मकोद्भिद? ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आप देख रहे हो साइज बड़ी थी, धीरे 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 जैसे जैसे एवोल्यूशन हुआ एंजियोस्पर्म्स में उनकी साइज छोटी हो गई। यस, बीजाणुद्भिद या युग्मकोद्भिद, स्पोरोफाइट या गेमेटोफाइट? वेरी गुड, इट इज गेमेटोफाइट, है ना? तो ये जो हमें दिखा रहा है ये ग्राफ, ये हमें युग्मकोद्भिद दिखा रहा है। कैसे? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में जो युग्मकोद्भिद है वो पूरा थैलस होता था। ठीक है, पर धीरे 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 जब तक अपन एंजियोस्पर्म्स तक पहुंचे वो सिर्फ एक पॉलिन ग्रेन रह गया। ठीक है ना, तो साइज में कमी हो गई ना। विद डेवलपमेंट युग्मकोद्भिद जो है वो छोटा होता जा रहा है। ठीक है, वेयर एज ये जो है बी ग्राफ, ये आपका दिखा रहा है बीजाणुद्भिद। ठीक है, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में सिर्फ फुट सीटा कैप्सूल आपको देखने को मिलता था, है ना, और रिक्शिया की अगर अपन बात करें तो उसमें सिर्फ कैप्सूल ही है, सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट। ठीक है, सिर्फ कैप्सूल था। पर आज हमें क्या देखने को मिलती है, बड़े बड़े पेड़ देखने को मिलते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स देखने को मिलती है ना। तो स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप होता गया विथ टाइम।
गैमेटोफाइट रिड्यूस होता गया। समझ में आया आपको? तो युग्मकोद्भिद जो है विथ एवोल्यूशन उसका साइज छोटा होता गया, ठीक है, वेरे स्पोरोफाइट जो है वो ज्यादा डेवलप होता गया, बीजाणुद्भिद का डेवलपमेंट होता गया। यस, तो आपको ये ग्राफ समझ में आया आई होप। तो जो ए है उसमें आपको ब्रायोफाइट में साइज बड़ी दिख रही है, एंजियोस्पर्म्स में वो छोटा हो गया, ये गैमेटोफाइट के लिए है। वेरेस बी में अगर अपन देखें तो ब्रायोफाइट्स में साइज छोटी थी पर एंजियोस्पर्म में जाके बड़ा हो गया, तो ये स्पोरोफाइट के लिए है, दैट इज बीजाणुद्भिद के लिए है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। निम्नलिखित में से विषम बीजाणुक टेरिडोफाइट के युग्म को पहचानिए, ठीक है। विषम बीजाणुक मैंने अभी आपको बताया था, कैसे याद रख सकते हो आप विषम बीजाणुक को? आज से सेल इस में तक, याद है ना? तो आज से सेल, एजोला, सिलेजिनेला, साल्विनिया, आइसोइड्स, मार्सिलिया, ठीक है। तो कौन आ गए इसमें? सिलेजिनेला और साल्विनिया। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? सी, ठीक है। ओके, लेट्स गो फर्दर। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में नर युग्मक के परिवहन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वेरी इजी, जल की जरूरत होती है। ये अपन ने देखा था, ज़ोइडोगैमी इनमें देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रायोफाइट के गैमेटोफाइट की तुलना में संवहनी पौधों के गैमेटोफाइट होते हैं। अब जो मैंने आपको वो ग्राफ दिखाया था ना, ग्राफ दिखाया था, उसी पे बेस समझ लो आप। जो ब्रायोफाइट का गैमेटोफाइट है उसकी तुलना में संवहनीय पौधे, दैट इज टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, ये सब संवहनीय हैं, वेस्कुलर प्लांट्स हैं। इनके गैमेटोफाइट का आकार कैसा होता है? तो अपन ने क्या देखा था, विद टाइम गैमेटोफाइट कैसा होता गया? छोटा होता गया, छोटा होता गया ना। तो वो आकार में छोटे तथा छोटे लैंगिक अंगों सहित होते हैं। समझ में आया आपको? अगर वो ग्राफ समझ में आ गया तो आपको एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स में डैश की उपस्थिति ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स से भिन्न करती है। तो ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स में क्या नहीं था जो अब टेरिडोफाइट्स में आपको देखने को मिला? वेरी गुड, इट इज संवहनी कोशिकाएं, दैट इज बेसिकली वेस्कुलर टिश्यूज, वेस्कुलर सेल्स इनके अंदर नहीं थे पर इसमें मिले अपने को। स्त्रीदानी, चल पुमणु, पीढ़ी एकांतरण, ये सब में है, ठीक है। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे कि मॉस और फर्न किस सामान्य वर्ग के अंतर्गत समूहित किए जाते हैं? स्पोर्स के थ्रू। यस, किस में रखते हैं अपन इनको? मॉसेस को, फर्न्स को। सोचो, इजी क्वेश्चन है, किस में रखते हैं अपन इनको? वेरी गुड, ये होंगे क्रिप्टोगैम्स। ब्रायोफाइट्स में तो सिर्फ मॉसेस आएंगी ना, स्पोरोफाइट होगा नहीं, थैलोफाइटा होगा नहीं, तो आपका आंसर होगा क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जिसमें पुष्प या पुष्पीय संरचनाएं नहीं होती, सीड्स नहीं होते हैं, है ना। तो इनमें आते हैं हमारे मॉसेस, दैट इज ब्रायोफाइट्स, फर्न्स, दैट इज टेरिडोफाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप शरीर एक डैश होता है जो वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियों में डैश होता है। इजी क्वेश्चन, यस। टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप शरीर कैसा होता है? बीजाणुद्भिद, ठीक है। और वो वास्तविक जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित होता है। स्पोरोफाइट इज द मेन प्लांट बॉडी जिसके अंदर आपको रूट, स्टेम, लीव्स देखने को मिल सकती हैं। इनके कारण जीवित टेरिडोफाइट्स का फैलाव निषिद्ध होता है तथा संकुचित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। युग्मकोत्पीडीय वृद्धि हेतु ठंडे, आर्द्र व छायादार स्थानों की आवश्यकता, यस, इनको भी नमी युक्त एरियाज चाहिए। निषेचन हेतु पानी की आवश्यकता, यस। तो दोनों ही वजह से ये सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया में ही आपको देखने को मिल सकते हैं, हर जगह हम टेरिडोफाइट्स नहीं देख सकते, ठीक है। पत्ती में स्टोमेटा की अनुपस्थिति एवं संवहन ऊतक की अनुपस्थिति, दैट इज रॉन्ग। तो आपका आंसर होगा डी। नेक्स्ट, मॉस का पेरिस्टोम भाग लेता है। अब मैंने आपको बताया ना, पेरिस्टोमल टीथ होते हैं, परिमुख दंत, ठीक है। वो क्या काम के होते हैं मॉस में? बीजाणु प्रकीर्णन में, प्रकाश संश्लेषण में, रक्षा में या अवशोषण में। इसका एग्जाम्पल है
सॉरी, इसका आंसर है बीजाणु प्रकीर्णन में, स्पोर डिस्पर्सल में। मैंने आपको बताया था ये आर्द्रताग्राही होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। फिर जब ये ड्राई हो जाते हैं, खुल जाते हैं और फिर जो स्पोर्स हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटोनेमा किसके जीवन चक्र में आता है? चलिए बताइए, प्रोटोनेमा आपको किस में मिलता है? मॉसेस में मिलता था प्रोटोनेमा, याद है आपको? तो इनमें से मॉस के एग्जाम्पल आपको क्या मिलेगा? यस, यह आपका हो गया फ्यूनेरिया। फ्यूनेरिया में हमें बेसिकली प्रोटोनेमा मिलता है। रिक्शिया, मर्केंशिया ये लिवर वर्ड्स थे, ठीक है। फ्यूनेरिया है मॉसेस, तो आपका आंसर होगा सॉरी फ्यूनेरिया, ठीक है। नेक्स्ट, बहुकोशिकीय कवकों, तंतुमय शैवालों तथा मॉसेस के प्रोटोनेमा में निम्नलिखित में से कौन सी एक चीज समान होती है? डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र, ठीक है। तो डिप्लॉन्टिक जीवन चक्र तो नहीं होगा क्योंकि इनका हैप्लॉन्टिक होता है, अपन ने देखा ही था एल्गी का, फंगस का। प्लांटी जगत के सदस्य कवक जो है वो प्लांटी जगत के सदस्य हैं नहीं। पोषण विधि भी इनकी अलग है, तो इनका आंसर क्या होगा? खंडन द्वारा, ठीक है। तीनों में हमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है, ये इनमें सिमिलैरिटी है, तंतुमय शैवालों में, बहुकोशिकीय कवकों में और मॉसेस के प्रोटोनेमा में, उसमें भी आपको फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल सकता है। उस विकल्प को चुनिए जो दिए गए चित्र में ए व बी को सही रूप से पहचान करता है। ये आपको पता ही है, ये क्या है? जल्दी जल्दी बताइए क्या है क्या ये? कौन सा प्लांट है ये? क्या पादप है? वेरी गुड, ये है फ्यूनेरिया, है ना। और फ्यूनेरिया अपन ने देखा था, इसके दो पार्ट्स थे, ये जिसमें लीव्स वगैरह आपको दिख रही हैं, ठीक है। ये हो गया आपका गैमिटोफाइट, ठीक है। और ये ऊपर वाला जिसमें कैप्सूल है, सीटा है, ये हो गया आपका स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ए हो गया बीजाणुद्भिद, बी हो गया युग्मकोद्भिद, ठीक है। तो आपका आंसर होगा ए। समझ में आया आपको? तो अगेन ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, जैसे मैंने आपको बोला डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चन जरूर करना है और आ सकते हैं, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया में अगुणित संरचना है। फ्यूनेरिया, ठीक है, मॉसेस, उनमें अगुणित संरचना क्या होती है? प्रोटोनेमा, संपुट, कॉलमेला या सीटा? अब बीजाणु जो होते हैं, है ना, जब बीजाणु अंकुरित होते हैं तो क्या बनता है फ्यूनेरिया में? प्रोटोनेमा। तो प्रोटोनेमा जो है वो क्या है? अगुणित संरचना है, ठीक है। संपुट, कैप्सूल, सीटा ये सब द्विगुणित है, स्पोरोफाइट के पार्ट्स हैं। पर ये जो है आपका बेसिकली प्रोटोनेमा, ये एक अगुणित संरचना है, ठीक है। ग्रेट। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप से सुमेलित है? जैमाधानी, मर्केंशिया। तो ये अपन ने देखा था कि जैमा कप्स किस में मिलते हैं बेटा? मर्केंशिया में, तो ये बिल्कुल सही है। द्विकशाभिक चल बीजाणु भूरे शैवाल, जो ब्राउन एल्गी थी उसमें जो बीजाणु थे, ठीक है, उनके अंदर कितने फ्लैजेला होती है ब्राउन एल्गी में? बताओ। दो होती है, असमान होती है, याद है, पार्श्वीय लोकेटेड होती है, तो ये भी सही है। एक कशाभिक युग्मक पॉलीसाइफोनिया, पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है, और रेड एल्गी में आपको याद रखना है कि उसमें कोई भी गतिशील अवस्था नहीं होती है, नो मोटाइल स्टेज। तो इसमें ये गलत है, एक कशाभिक युग्मक इसका हो ही नहीं सकता क्योंकि गतिशील अवस्था इसमें है ही नहीं, तो ये रॉन्ग है। एक कोशिक जीव क्लोरेला सही है, तो आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट, जैमा लिवरवर्ट्स में उत्पन्न होने वाली विशेष संरचनाएं होती हैं, यह है। अब जैमा क्या होती हैं? मैंने आपको बताया था ये हरित होती हैं, बहुकोशिकीय होती हैं, अलैंगिक कलियां हैं जो जैमा कप्स में विकसित होती हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही, अहरित गलत है ए ऑप्शन में, इसलिए आपका बी आंसर सही है। यहाँ पे ये एक कोशिकीय है इसलिए गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो बी सही होगा, हरित है, बहुकोशिकीय अलैंगिक कलिकाएं हैं जो कि जैमा कप में विकसित होती। नेक्स्ट, फ्यूनेरिया में बीजाणुद्भिद प्रावस्था सुविकसित होती है तथा इसकी बनी होती है। फ्यूनेरिया में जो बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है,
जो स्पोरोफाइट होता है वो किसका बना हुआ होता है, अभी अपन ने देखा था। यस, उसमें आपको मिलेंगे फुट एंड बेसिकली कैप्सूल मिलेगा, ठीक है। फुट सीटा कैप्सूल आपको देखने को मिलता है फ्यूनेरिया के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, और ये है आपका होमवर्क, ओके। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? लाइकेंस के साथ मॉस चट्टानों पर कॉलोनी बनाने वाले प्रथम जीव हैं। स्पैग्नम को जीवित पदार्थ के परिवहन के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। लिवरवर्ट्स में बीजाणु कैप्सूल के अंदर मियोसिस के पश्चात उत्पन्न होते हैं। फ्यूनेरिया में एक कोशिकीय अशाखित मूलाभ होते हैं, ठीक है। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत कथन है, ठीक है। कौन सा कथन जो है वो गलत है। यस, जरूर इसका आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये अपन सारी चीजें पढ़ चुके हैं, तो सोचिए और आंसर कीजिए, ठीक है। सो विद दिस हम आज के सेशन के एंड पे आते हैं। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा बच्चा। यस, अब आप प्लीज़ अपने नोट्स कंप्लीट कीजिए, जो मैंने पढ़ाया है उसको रिवाइज कीजिए। रोज के रोज रिवाइज करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एनसीईआरटी को चाहे तो आप पढ़ लीजिएगा, पर काफ़ी चीज़ें जो भी हैं सब कुछ मैंने कवर किया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो डायग्राम्स हैं उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उनकी लेबलिंग, ठीक है। लेबलिंग, उनको आइडेंटिफाई करना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके देन, विद दिस वी विल एंड दिस सेशन। हम अगले सेशन में मिलेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।